चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। 10th चैप्टर है। तो भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था रही है। भारत में सभ्यता के प्रारंभ से ही सामाजिक स्तर पर ग्राम एवं ग्राम एवं नगर जैसे दो व्यापक संगठन रहे। केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थायी मामलों की देखरेख करने वाली एक निश्चित सरकार हो। सिद्धांत रूप में स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। भारत में ग्रामीण प्रशासन हेतु पंचायतों की व्यवस्था अर्थात स्थानीय स्वशासन का उल्लेख प्राचीन काल में ऋग्वेद, चोला साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य की अयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित होते हैं तथा मध्य प्रदेश में चेदी, अवंती, परमार कालीन एवं चंदेल कालीन साम्राज्य, होलकर, सिंधिया आदि राजवंशों के ऐतिहासिक स्रोतों से समृद्ध स्थानीय स्वशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का प्रयास तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि। तो आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित में निकाय वर्ष 1882 के बाद अस्तित्व में आया। तो आधुनिक भारत में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय वर्ष 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस समय लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था, जिसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया। उस समय इसे मुकामी बोर्ड, लोकल बोर्ड कहा जाता था, परंतु इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज्यादा कारगर बनाने के लिए यह जरूरी कदम उठाए। भारत शासन अधिनियम 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 के पश्चात भी यह प्रवृत्ति जारी रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण साधन। जनता के उपरांत जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी चर्चा की गई और स्पेसिफिकली आर्टिकल 40 में फॉर्मेशन ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की गई थी। अब हम लोग मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन महाकौशल, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, भोपाल रियासत, विंध्य प्रदेश एवं राजस्थान के सब डिवीजन को मिलाकर किया गया था। तब विभिन्न घटकों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पृथक पृथक कानून एवं व्यवस्था प्रचलित थी। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात समय समय पर केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में अनेक कार्य किए गए। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने की दृष्टि से वर्ष 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से समय समय पर आवश्यक संशोधन कर वर्ष 1981 और वर्ष 1990 में नए पंचायत अधिनियम बनाए गए। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया। कब? 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व विभिन्न क्षेत्रों महाकौशल, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था थी। महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पंचायत अधिनियम 1946 के अनुसार थी, जो कि नए मध्य प्रदेश के पुनर्गठन तक चलती रही। वर्ष 1946 के सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पंचायत अधिनियम में यह प्रावधान था कि ग्राम पंचायतों का प्रथम गठन पंचों के मनोनयन द्वारा हो, न कि निर्वाचन द्वारा। बरार पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों की स्थापना के भी प्रावधान थे। आदिम जातियों के लिए उनकी अलग पंचायतों की व्यवस्था थी। न्याय पंचायतों का अस्तित्व भिन्न था, किंतु उनका निर्माण ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा ही होता था। वर्ष 1948 में बरार एवं मध्य प्रांत स्थानीय अधिनियम के द्वारा प्रांत की हर तहसील में जनपद सभाओं की स्थापना भी की गई। इस प्रकार महाकौशल क्षेत्र में तहसील स्तर पर जनपद सभाएं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, न्याय प्रशासन हेतु न्याय पंचायतें, आदिम जाति बहुल क्षेत्रों के लिए आदिम जाति पंचायतें एवं जिला स्तर पर परगना पंचायतों की व्यवस्था की गई। मध्य भारत
मध्य भारत की स्थापना के पूर्व भी इस क्षेत्र की कई रियासतों में पंचायत प्रणाली प्रचलित थी। वर्ष 1929 से ही इंदौर, ग्वालियर व नरसिंहगढ़ में पंचायतें स्थापित की गई थीं। ग्वालियर रियासत में ग्राम पंचायतों, परगना बोर्ड तथा जिला बोर्ड की अत्यंत सुगठित व्यवस्था थी। अन्य क्षेत्रों में भी पंचायतें किसी न किसी रूप में थीं। इनकी कुल संख्या 1099 थी। मध्य भारत राज्य की स्थापना 28 मई 1948 को की गई थी। ग्वालियर, इंदौर तथा मालवा संयुक्त प्रांत को मिलाकर मध्य भारत राज्य की स्थापना की गई थी। पंचायत प्रणाली में समानता की दृष्टि से मध्य भारत में 17 जून 1949 के विधान क्रमांक 58 के आधार पर मध्य भारत पंचायत अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत जिला स्तर पर मंडल पंचायतों, खंड स्तर पर केंद्र पंचायतों तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। विंध्य प्रदेश, तो वर्ष 1948 में विंध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद वर्ष 1949 में ग्राम पंचायत अध्यादेश के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। यह अध्यादेश वर्ष 1951 से क्रियान्वित हुआ। यहाँ पर पहले पटवारी सर्किल के आधार पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तत्पश्चात पटवारी हल्के के आधार पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। ग्राम पंचायतों की कार्यवधि 3 वर्ष की थी। विंध्य प्रदेश में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें और न्याय प्रशासन हेतु न्याय पंचायतें अस्तित्व में थीं। भोपाल, तो भोपाल राज्य में वर्ष 1952 में भोपाल पंचायत अधिनियम बना, जिसे वर्ष 1953 में क्रियान्वित किया गया। प्रयोग के तौर पर प्रारंभ में केवल 7 तहसीलों में ही पंचायतें स्थापित की गई। इसके पश्चात सभी स्थानों पर स्थापित की गई। ग्राम सभा पंचों का निर्वाचन करती थी। सरकार द्वारा पटेलों की नियुक्ति की जाती थी। तो पटेल ये जाति वाले पटेल नहीं है, ये ग्राम प्रमुख हुआ करते थे। भोपाल राज्य में न्याय पंचायतों के गठन का प्रावधान भी था, किंतु न्याय पंचायतें गठित नहीं की गई थी। सिरोंज अनुविभाग, तो नए मध्य प्रदेश गठन के पूर्व सिरोंज अनुविभाग राजस्थान राज्य का भाग था। वर्ष 1948 में राजस्थान पंचायत राज अध्यादेश पारित हुआ। इस अध्यादेश का उद्देश्य समूह पंचायत स्थापित करना था। वर्ष 1954 में राजस्थान पंचायत राज विधान लागू हुआ। इस विधान के अनुसार तहसील स्तर पर तहसील पंचायतें एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय सिरोंज अनुभाग को मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया। उस समय वहां 13 ग्राम पंचायतें व 2 तहसील पंचायतें कार्यरत थीं। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश के 63,175 ग्रामों में 52,533 ग्राम पंचायतें, 1876 न्याय पंचायतें, 107 केंद्र पंचायतें, 2 तहसील पंचायतें, 16 मंडल पंचायतें, 57 आदिम जाति पंचायतें, 17 परगना पंचायतें थीं और प्रत्येक अपने क्षेत्र के विधान के अनुसार कार्य करती थी। तंत्र भारत में स्थानीय सुशासन, तो संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 के उपरांत स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास किए जा चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है वर्ष 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास के विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। पंचायती राज का संगठनात्मक स्वरूप, तो भारत में पंचायती राज के संस्थागत अथवा संगठनात्मक स्वरूप के विकास के संबंध में निम्नलिखित घटकों का समावेशन रहा। तो 1947 से 1957 तक पंचायत स्वशासन की प्राथमिक इकाई रही। पंचायतों के द्वारा CDP और NES क्रियान्वित की गई। SDO BDO द्वारा प्रस्ताव में निर्णय लिया जाने लगा और कार्यक्रम सफल नहीं हुए। यहाँ पर 1947 से 1957 तक 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की CDP और NES की समीक्षा की गई। CDP माने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1953 में आया था, और NIS माने नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम या नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा इन्होंने प्रपोज किया बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पर जिला परिषद जिला स्तर पर होगी, पंचायत समितियां विकास खंड स्तर पर ग्रामीण विकास में प्रमुख भूमिका निभाएंगी और ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पर रहेंगी। 1958 से 1976 के बीच में पंचायती राज में उतार चढ़ाव देखने को मिला। त्रिस्तरीय द्विस्तरीय ढांचा राज्यों द्वारा अपनाया गया, जो जैसा जिसने चाहा वैसा अपना लिया। कुछ राज्यों में पंचायत समिति व कुछ जिलों में और कुछ में जिला परिषद के
पास ज़्यादा अधिकार थे। 1978 से 1978 में सरकारी अधिकारियों ने पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप किया। चूंकि इमरजेंसी का टाइम था तो यहाँ पर हस्तक्षेप था। एसएफडी और डीआरडीओ ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय सरकार की योजनाओं के लिए वित्त के आवंटन की जिम्मेदारी। पंचायत समिति जिला परिषद की स्थिति कमजोर होती चली गई। 1978 में अशोक मेहता कमेटी आती है और इसने जिला पंचायत, मंडल पंचायत, गांव की समितियां एवं ग्राम पंचायत की चर्चा की और बेसिकली 2 टियर व्यवस्था की। इसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था या उसकी वकालत की। पंचायती राज वित्त आयोग का गठन का भी इसमें प्रावधान था। फिर 1982 से 1985 में राव कमेटी आती है। ये भी केंद्रीकृत शासन और नियमित चुनाव पंचायतों के हों ऐसी बातें ये करती है। 1986 में सिंघवी कमेटी आती है और इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की और 64वां संविधान संशोधन होता है इसके आधार पर, लेकिन वो फेल हो जाता है कहीं ना कहीं। 1990 में खर्रा कमेटी आती है और मूलभूत जरूरतों से जुड़ी सभी सुविधाएं पंचायतों के नियंत्रण में हो ऐसी वो बातें करती है। इसके बीच में बहुत सारी समितियां रही, उनको भी देखेंगे। चलिए देखते हैं पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां। पंचायती राज में सुधार एवं परिवर्तन के लिए देश में स्वाधीनता के बाद गठित प्रमुख समितियों की जानकारी इस प्रकार है। बलवंत राय मेहता समिति, इसके बाद अशोक मेहता समिति। तो बलवंत राय अशोक मेहता के पिता थे, है ना। पहले बलवंत, फिर ये बीए है, ए बी नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो बीए है, हमें बीए करना है ना कि ए बी। तो देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में आया, वह नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 के असफल हो जाने के बाद, इनका सन भी याद रखिएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 के असफल हो जाने के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने का सुझाव दिया। ये 3 स्तर थे: जिला पंचायत जिला स्तर पर, फिर जनपद पंचायत विकासखंड स्तर पर, ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका इसकी रहेगी, और ग्राम या नगर पंचायत ये ग्राम पंचायत स्तर पर रहेगी। इस समिति में गांवों के समूहों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायतों, खंड स्तर पर निर्वाचित तथा नामित सदस्यों वाली पंचायत समितियों एवं जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया। मेहता समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 से देश भर में लागू किया गया। इसमें विशेष क्या है, संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। इनके सिफारिश के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और यह पहला राज्य कौन था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? राजस्थान, 11 अक्टूबर 1959 को, है ना। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने लॉन्च किया और ये पहला राज्य बना। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपनाया और यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। तो पहला था राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को लागू कर दिया और आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर 1959 को। अशोक मेहता समिति ये 1977 में आती है। तो 1977 में केंद्र में स्थापित जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1978 में केंद्र सरकार को सौंपी। इसकी सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी। पहला, विकास योजनाओं को जिला परिषद के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। विकास योजनाओं को जिला परिषद के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। मंडल पंचायत और जिला परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का हो। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष एवं जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ग्राम पंचायत समितियों को समाप्त कर दिया जाए। जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत गठन किया जाए, जिसमें करीब 15,000 से 20,000 जनसंख्या या 10 से 15 गांव शामिल हों। राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो। तो ये जिला को महत्वपूर्ण माना। तो अशोक मेहता की सिफारिश में ग्राम सभाओं की उपेक्षा एवं जिला परिषदों को अधिक महत्व दिया जाने के कारण इस समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंसाओं के आधार पर कोई कार्य नहीं किया गया। वर्ष 1977 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित ज्योति बसु की सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1978 में पंचायत चुनाव संपन्न कराया तथा चुनाव द्वारा गठित पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाकर ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भागीदारी को सुनिश्चित किया। इस आधार में यह भी उल्लेखनीय है, इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि देश
में पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पर वर्ष 1978 से नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अर्थात 1978, 1983, 1988, 1993, 1998 में पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए गए। पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटक में निर्वाचित रामकृष्ण हेगड़े की जनता पार्टी सरकार ने वर्ष 1985 में अशोक मेहता समिति की कुछ अभिशंसनाओं के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक नया अधिनियम पारित कराया और इस अधिनियम के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए। डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए 1985 में डॉक्टर पी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की थी। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति तो पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था एवं कार्यों की समीक्षा के लिए तथा उनमें सुधार करने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुझाव एवं परामर्श देने के लिए डॉक्टर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। इस समिति ने ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की तथा इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया कि ग्राम पंचायतों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे पंचायतें ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित कर सकें। तो कुल मिला के जो सिंघवी समिति है इसने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की। इसके साथ ही साथ सिंघवी कमेटी ही वो समिति थी जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। दिलीप सिंह भूरिया समिति तो ये पेशा से रिलेटेड है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज जो एक्ट आया था 1996 में उसके लिए ये भूमिका इस समिति ने क्रिएट की थी। तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संविधान के भाग 9 को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए 10वीं लोकसभा के सदस्य दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 5 संसद सदस्यों एवं विशेषज्ञों की एक समिति जुलाई 1994 में गठित की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1994 में भारत सरकार को सौंपी। भूरिया समिति की निम्नलिखित संस्तुतियां इस प्रकार हैं। पहला, ग्राम सभा को ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिए जिससे वे सामुदायिक भूमि, वन, जल, हवा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विनियमित कर सके और उनका सार्थक प्रयोग कर सके। पुलिस, आबकारी, वानिकी, राजस्व संबंधी विभागों के नीचे के स्तर के कर्मचारियों की भूमिका आदिवासी क्षेत्रों में कम होनी चाहिए और उन्हें संबंधित पंचायत के अधीन कार्य करना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में गांवों की परंपरागत सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक रीति रिवाज और परंपरागत ग्राम परिषद बरकरार रहनी चाहिए। यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हो तो प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा या परिषद होनी चाहिए। अब पंचायती राज दिवस तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वर्ष 2010 से हुई थी। अब पेशा के बारे में देख लेते हैं। 1996 का एक्ट है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। संविधान का अनुच्छेद 343 डा संविधान के भाग 9 से 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों को छूट देते हुए यह प्रदान करता है कि संसद कानून द्वारा अपने प्रावधानों को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन कर सकती है जो इस तरह के कानून में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं और ऐसे कानून को संविधान में संशोधन माना जाएगा। तो वर्ष 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने अनुसूचित क्षेत्रों के कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संविधान के भाग 9 का विस्तार करने के लिए पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम 1996 पेशा को अधिनियमित किया। वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्रों में 10 राज्य मौजूद हैं। 10 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में पेशा के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय। पेशा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों के विस्तार के लिए एक कानून है। इस कानून की धारा 2 के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों का अर्थ अनुसूचित क्षेत्रों से है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में संदर्भित है। 10 पेशा राज्यों में से 8 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज कानूनों के तहत अपने राज्य पेशा नियम और अधिनियम अधिसूचित किए हैं।
पेशा अधिनियम में ग्राम सभा का महत्व। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पेशा ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। इस प्रबंधन में निम्नलिखित शामिल हैं: जल जंगल जमीन पर संसाधन, लघु मनोत्पाद, मानव संसाधन प्रक्रियाएं एवं कार्मिक जो नीतियों को लागू करते हैं, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, भूमि अलगाव को रोकना, नशीले पदार्थों को नियंत्रित करना, पहचान का संरक्षण, ग्राम सभाओं की शक्तियों में सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का रखरखाव, आदिवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण एवं एक गांव के क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण शामिल है। संघर्षों का समाधान, तो इस प्रकार ऐसा अधिनियम ग्राम सभाओं को बाहरी या आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों तथा परिवेश के सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। पब्लिक वॉचडॉग, तो ग्राम सभा को अपने गांव की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत की निगरानी तथा निषेध की शक्तियां प्राप्त होती हैं। पेशा एक्ट की विशेषताएं, तो पेशा कानून के तहत आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाने की कोशिश की गई। इसको ग्राम सभा को इन क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को निम्न जिम्मेदारियां देकर सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। आदिवासी बहुल इन गांवों में कौन से विकास के कार्य कराए जाने हैं और प्राथमिकता क्या रहेगी, यह ग्राम सभा ही तय करती है। खंडों के लाइसेंस पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश लेना अनिवार्य है। ग्राम सभाओं को ग्राम बाजारों के प्रबंधन की शक्ति प्रदान की गई है। सामुदायिक वन प्रबंधन के तहत वनोपज संबंधी निर्णय ग्राम सभा लेगी। तेंदुपत्ता संग्रहण एवं बिक्री का काम ग्राम सभा करेगी। बांस, बिल्ली आदि की बिक्री से होने वाली आमदनी का बांस बल्ली नॉट बिल्ली बांस बल्ली आदि की बिक्री से होने वाली आमदनी का एक हिस्सा ग्राम सभा द्वारा गठित की जाने वाली वन विकास समिति को मिलेगा। लाभांश का वितरण राज्यों में किया जाएगा। शराब की दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। यदि ग्राम सभा इंकार कर देती है तो संबंधित गांव में शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इस तरह खदान के संचालन का निर्णय होगा और इसी तरह खदान के संचालन का निर्णय होगा। अगर खदान खोलनी है तो ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी पड़ेगी और ग्राम सभा ने मना कर दिया तो नहीं खुलेगी। मध्य प्रदेश के शहडोल में राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस सम्मेलन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के पेशा नियमों को सूचित किया। आदिवासी की भूमि पर यदि गैर आदिवासी ने कब्जा कर लिया है तो ग्राम सभा उसे वापस कराएगी। इसके लिए राजस्व विभाग कार्यवाही करेगा। पुनर्वास एवं विस्थापन संबंधी कार्यों में भी ग्राम सभा को ही सारे अधिकार दिए गए। 5वें सूची में शामिल मध्य प्रदेश के क्षेत्र, तो पूर्ण रूप से शामिल 5 जिले अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी। याद रखिएगा 5वें सूची में मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं? अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी और बड़वानी। आंशिक रूप से शामिल 15 जिले धार, खरगोन, खंडवा, रतलाम, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद, शहडोल, उमरिया, श्योपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, अनूपपुर, बुरहानपुर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तत्कालीन भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सितंबर 1991 में सरकार ने इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया। विधेयक की पूर्ण जांच करके 22 दिसंबर 1992 लोकसभा, 23 दिसंबर 1992 राज्यसभा तथा राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 20 अप्रैल 1993 को इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 24 अप्रैल 1993 को एक अधिसूचना के जरिए अधिनियम लागू हो गया, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार। पहला, ग्राम पंचायत एक ऐसी संस्था होगी जिसमें पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सभी वयस्क व्यक्ति शामिल होंगे। प्रत्येक राज्य में 1 वर्ष के भीतर तथा उसके पश्चात हर 5 वर्ष के पश्चात एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। विकास योजनाओं को लागू करने के लिए पंचायतों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायतों के लिए धन का मुख्य स्रोत राज्य सरकारों से मिलने वाली सहायता के रूप में होगा। इसके अलावा राज्य सरकारें कुछ करों से प्राप्त होने वाला राजस्व पंचायतों के लिए निर्धारित कर सकती हैं। पंचायती राज अधिनियम की 11वीं अनुसूची में निर्देशित प्रावधानों के अंतर्गत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने में पंचायतों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पंचायतों के लिए मतदाता सूची बनाने और चुनाव प्रक्रिया की देखरेख, इसके दिशा निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को गठित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिसे किसी कानून के तहत राज्य विधान मंडल के चुनाव के आयोग करार दिया गया होगा, पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा। मौजूदा पंचायतों को कानून में संशोधन करके उनके कार्यकाल के पूरा होने
के पहले भंग नहीं किया जा सकेगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नवीन पंचायत के लिए चुनाव करा लिए जाएंगे। पंचायत भंग किए जाने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होगा। राज्यों के विधानमंडल पंचायत संस्थाओं के तीनों स्तरों पर सदस्यों और अध्यक्ष पदों पर पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। ओबीसीज के लिए ये कौन करेगा? राज्य सरकार। प्रत्येक राज्य में सभी और एसटी एससी और विमेन के लिए तो संविधान में पहले से बताया गया। प्रत्येक राज्य में सभी स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की संख्या के अनुपात में इस वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित होंगे। तो ये पहले से संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को जो आरक्षण है उनकी जनसंख्या के अनुपात में बताया गया है पहले से। ओबीसी के लिए राज्यों के एक प्रकार से राज्यों के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। सभी पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे। कुल सीटों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो महिलाओं के लिए अलग से मतलब 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं की सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाएंगी। ग्राम पंचायतों के सरपंच मध्यवर्ती स्तर की पंचायत सदस्यों के सदस्य बन सकेंगे। फिर है पंचायत प्रणाली 3 स्तर की होगी: ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्राम सभा को मान्यता एवं महत्व देकर भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार ग्रामीण स्थानीय सुशासन की संरचना निम्न प्रकार स्थापित की जाएगी: त्रिस्तरीय संरचना होगी। और त्रिस्तरीय संरचना हमने देखा था, किसने बताया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। कब? 1957 में। तो यह संवैधानिक संशोधन के पश्चात सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय होगा। सबसे नीचे यानी पहले पायदान पर ग्राम पंचायत के दायरे में एक या एक से अधिक गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी मध्य का पायदान मंडल का है। इसे खंड या ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जिन प्रदेशों का क्षेत्रफल कम है वहां मंडल या तालुका पंचायत के आने मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर मंडल या तालुका पंचायत के मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर का जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में पूरे जिले का ग्रामीण क्षेत्र आता है। जिला पंचायत के दायरे में पूरे जिले का ग्रामीण क्षेत्र आता है। तो 73वें संविधान संशोधन में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो हर वयस्क व्यक्ति नहीं, ऐसा व्यक्ति जो मतदाता सूची में जिसका नाम वही ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, वयस्क व्यक्ति नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़। ग्राम सभा की भूमिका एवं कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के पश्चात स्थानीय प्रशासन के दृष्टिकोण से वर्ष 1962 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में गठित पांडे समिति के अनुशंसा के आधार पर प्रथम बार मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 लागू किया गया और ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 1965 में चुनाव संपन्न कराए गए। जबकि जनपद पंचायत के चुनाव सर्वप्रथम 1972 में हुए। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 लागू किया गया। अब है ग्राम पंचायत का गठन। तो विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों का जो स्वरूप है वह लगभग समान है, अतः संपूर्ण देश की पंचायतों को समझना बहुत सरल है। वर्तमान में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन 3 स्वतंत्र संस्थाओं के संगठन से हुआ है: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। तो ये तीनों संस्थाएं शासन के 3 भागों के रूप में कार्य करती हैं। ग्राम सभा की स्थिति व्यवस्थापिका के समान है। ग्राम पंचायत एक प्रकार से कार्यपालिका है तथा न्याय पंचायत न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। अब वर्तमान में ग्राम पंचायत के गठन की प्रक्रिया इस प्रकार से है। ग्रामवासियों की निश्चित संख्या में से एक पंच चुना जाता है। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या विभिन्न राज्यों में 5 से लेकर 30 तक हो सकती है। ग्राम पंचायत का चुनाव संयुक्त निर्वाचन के आधार पर ग्राम सभा के वयस्क व्यक्ति करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में 1/3 स्थान सुरक्षित करने का प्रावधान है। ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत राज्यों में 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। पंचायत का प्रधान सरपंच कहलाता है। ग्राम सभा का भी प्रधान होता है, किंतु ग्राम पंचायतों के उप सरपंच उप प्रधान के पद का निर्वाचन 1 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत स्वयं करती है।
उप सरपंच के पद का निर्वाचन 1 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत स्वयं करती है। यह उप सरपंच ग्राम सभा का भी उप प्रधान होता है। यदि राज्य सरकार ग्राम पंचायत को भंग कर देती है तो 6 महीने के भीतर उसके चुनाव कराना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत की महीने में 1 बैठक अवश्य होनी चाहिए। बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। सरपंच का कर्तव्य है कि वह बैठकों की कार्यवाही का विवरण सही रखे तथा सभी निर्णयों को रजिस्टर में दर्ज करवाए। ग्राम सभा तो ग्राम का प्रत्येक नागरिक अर्थात प्रत्येक स्त्री पुरुष जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। ग्राम सभा का सदस्य कौन माना जाएगा? ऐसा वयस्क व्यक्ति तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा वयस्क व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है, वहाँ की मतदाता सूची में है। अगर नाम नहीं है तो वो सदस्य नहीं माना जाएगा। ऐसे तो किसी अरे गैर नत्थु खैरे को एक प्रकार से सदस्य मान लिया जाएगा अगर इस नियम से जाया जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपका नाम निर्वाचक मंडल में नहीं है, निर्वाचक जो सूची होती है उसमें नहीं है, तो आपको सदस्य नहीं माना जाएगा। थोड़ा सुधार है। ग्राम सभा एक प्रकार से एक आम सभा के समान है। ग्राम सभा ग्राम प्रधान सरपंच का चुनाव करती है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष का है। उप प्रधान का चुनाव ग्राम सभा नहीं करती, वह ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाता है। तो उप प्रधान का चुनाव ग्राम सभा नहीं करती है, वह ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाता है। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठक होती है। ग्राम प्रधान यदि चाहे तो ग्राम सभा की विशेष बैठक बुला सकता है। ग्राम सभा के कम से कम 1/5 सदस्य यदि निवेदन करें तो उस स्थिति में ग्राम सभा की बैठक आवश्यक रूप से आयोजित करनी होती है। ग्राम सभा की बैठक का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/5। यदि कोरम की संख्या के बराबर सदस्य न हो तो बैठक स्थगित करनी पड़ती। अब है ग्राम सभा की कार्य एवं शक्तियाँ। स्थानीय शासन को सौंपे जाने वाले कार्यों के निर्देशक सूची संविधान में समाविष्ट है, किंतु वस्तुतः सौंपे गए यथार्थ कार्य विभिन्न राज्यों में भिन्न है। सामान्यतः ग्राम सभा को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं। पहला, ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों, आय व व्यय के स्पष्टीकरण के लिए सरपंचों और पंचों से स्पष्टीकरण मांगना। पंचायतों की वर्तमान योजनाओं तथा समस्त प्रकार के क्रियाकलापों की समीक्षा करना। ग्राम पंचायत के लिए तैयार किए गए बजट पर विचार करना। विगत वर्ष के लेखा परीक्षण की टिप्पणी और उनके उत्तरों पर विचार करना। गांव में वयस्क शिक्षा एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम चलाना। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रमिकों एवं नकदी या वस्तुओं में अनुदान जुटाना। योजनाओं, लाभानुभोगियों और स्थलों का चयन करना। नए कर लगाने अथवा विद्यमान करों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर विचार करना। वार्षिक लेखा विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्टों की जांच करना। ग्राम पंचायत प्राचीन काल में ग्राम पंचायत का अर्थ ग्राम के 5 प्रमुखों से लिया जाता था। भारत में ये 5 पंच परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे। ये पंच सदैव ग्राम के अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे। यह प्रजातंत्र की उत्तम व्यवस्था थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में सराहनीय कार्य हुआ। नए सिरे से देश के ग्रामों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अब केवल 5 पंच नहीं होते बल्कि पंचों की संख्या अधिक होती है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्वशासन की कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य तो पंचायत के कार्यों की गणना करने से पहले उसको जो भूमिकाएं अदा करने के लिए दी गई हैं उसका विश्लेषण करना आवश्यक है। पंचायत के कार्यों को प्रायः 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, अनिवार्य अथवा ऐच्छिक कार्य। तो ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं? सार्वजनिक सड़कों, नालियों, बांधों, तालाबों, कुओं व अन्य सार्वजनिक स्थलों और इमारतों की सफाई। सार्वजनिक इमारतों का, प्राचीन व ऐतिहासिक इमारतों का, उसके अतिरिक्त जिन्हें संसद द्वारा अथवा संसद के कानून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो, अथवा उन चारागाहों तथा वनों का जो पंचायत में निहित अथवा उसके नियंत्रण में हो रखरखाव। सहकारिता के आधार पर भूमि के प्रबंध की और कृषि ऋण समितियों तथा बहुउद्देशीय ऋण समितियों के प्रबंध की व्यवस्था करना। भू राजस्व तथा उसी प्रकार के अन्य देय महसूलों की वसूली यदि राज्य सरकार द्वारा यह काम उसके सुपुर्द किया गया हो आदि। ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य तो ऐच्छिक कार्य कौन कौन से हैं? क्रीड़ा स्थलों, क्लबों, व्यायामशालाओं, पुस्तकालयों, वाचनालयों, पार्कों आदि का निर्माण तथा परीक्षण करना। राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने में सहायता करना। सहकारी कृषि में वृद्धि करना। सामुदायिक केंद्रों का संचालन करना। सार्वजनिक घाटों, कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनियों एवं सार्वजनिक उत्सव की व्यवस्था एवं नियंत्रण करना। सामाजिक एवं नैतिक कल्याण का
परिवर्धन, जिसमें मद्य निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करना तथा विवेचन द्वारा झगड़ों को तय करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। तो इस प्रकार ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य होते हैं। इसके अलावा कुछ राजस्व से संबंधित कार्य भी ग्राम पंचायत करती। कौन कौन से? इमारतों पर कर, प्रकाश पर कर, व्यवसाय तथा उद्यम पर कर, निजी शौचालयों पर कर, पशुओं एवं वाहनों पर कर, पंचायत के क्षेत्र में बेचे गए पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क। ये कर अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत जिला परिषद की पूर्व स्वीकृति से कुछ अन्य कर भी लगा सकती है। मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा अन्य कर तथा शुल्क लगाने की अनुज्ञा भी देता है। तो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा द्वारा अन्य कर तथा शुल्क लगाने की अनुज्ञा भी देता है, जैसे इमारतों अथवा संपत्ति पर कर, जल कर आदि। सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी कार्य। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुसार संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को कुछ नए दायित्व सौंपे गए हैं, जैसे भूमि सुधार कानूनों को लागू करना, वनोद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना, विद्युत गृह स्थापना की व्यवस्था करना, तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कारगर बनाने में सरकार की सहायता करना। कतिपय राज्यों में ग्राम पंचायतें गरीबी निवारण कार्यक्रमों को लागू करने में भी प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। ग्राम पंचायतें राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती हैं। यदि कोई ग्राम पंचायत अयोग्य या दोषी पाई जाए तो राज्य सरकार उसे भंग कर सकती है, पर उस स्थिति में यह जरूरी है कि नई ग्राम पंचायत गठन के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव करवा लिए जाएं। राज्य सरकार व्यापक रूप से पंचायत का पथ प्रदर्शन, नियंत्रण व नियमन करती है। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह पंचायत के क्षेत्राधिकार को सीमित या परिवर्तित कर दे, विलय कर दे अथवा उसे समाप्त कर दे। उसका नियंत्रण पंचायत के हर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो उसका नियंत्रण पंचायत के काम के हर क्षेत्र में फैला हुआ, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, अभिलेखों का प्रबंध, वित्तीय प्रशासन, चुनाव इत्यादि। यदि कोई पंचायत उस कार्य को करने में असफल रहती है जो उसे करना है, तो राज्य सरकार उस काम को अपना कोई अधिकारी नियुक्त करके करवा सकती है और उसका खर्च पंचायत से वसूल कर सकती है। राज्य सरकार आवश्यक रिपोर्ट व अभिलेख मांग सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में वह किसी पंच अथवा सरपंच को हटा भी सकती है। यदि कोई पंचायत लगातार अपने कर्तव्यों की अवहेलना करे तो सरकार उसको निलंबित कर सकती है। अब नेक्स्ट है पंचायत समिति का गठन। तो ब्लॉक या खंड स्तर पर गठित समितियों को पंचायत समिति कहा जाता है। ब्लॉक या खंड स्तर पर गठित समितियों को पंचायत समिति कहा जाता है। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व कुछ अन्य राज्यों में पंचायत समिति, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समिति, मध्य प्रदेश में जनपद परिषद और राजस्थान में तालुका पंचायत भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? जनपद परिषद। पंचायत समिति की संरचना निम्नलिखित रूप से होती है। पंचायत समिति के अंतर्गत जिला ग्राम पंचायतें होती हैं, उन सभी के सरपंच। तो पंचायत समिति के अंतर्गत जितनी ग्राम पंचायतें होती हैं उन सभी के सरपंच, उस क्षेत्र पंचायत समिति क्षेत्र से निर्वाचित संसद सदस्य तथा विधानमंडल के सदस्य, पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली टाउन एरिया समितियों या अनुसूचित क्षेत्र समितियों ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष, पंचायत समिति क्षेत्र से निर्वाचित जिला परिषद के सदस्य तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के प्रतिनिधि। पंचायत समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी भी कारण से भंग किए जाने की स्थिति में आवश्यक है कि नई पंचायत समिति गठन के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव करवा लिए जाए। पंचायत समिति अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ कहा जाता है। यह सरकारी सेवा का व्यक्ति होता है। विकास अधिकारी के अधीन सहायता के लिए कई प्रसार अधिकारी होते हैं, जैसे कृषि, सहकारिता, शिक्षा, पशुपालन आदि के विशेषज्ञ होते हैं। तो नेक्स्ट है जिला परिषद का गठन। बलवंतराय मेहता समिति का विचार था कि जब खंड स्तर पर एक प्रभावकारी पंचायत समिति होगी तो फिर जिला स्तर पर किसी प्रभावकारी निकाय की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जिला प्रशासन की इकाई बनी हुई है और क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले विभागों के बीच सामंजस्य की इकाई है। इसलिए जिले के अंतर्गत काम करने वाली पंचायत समितियों के लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर कोई ऐसा संगठन हो जो उनके बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। इसलिए समिति की संस्तुति थी कि एक जिला परिषद होनी चाहिए। अनेकानेक प्रस्तावों एवं सुझावों के बाद प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया गया है। सदस्यता। जिला परिषद में जिले की पंचायत समितियों के अध्यक्ष, जिले के विधायक तथा संसद सदस्य एवं चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, अभियंत्रण, शिक्षा, पिछड़े वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक निर्माण एवं अन्य विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। संरचना क्या है? जिला परिषद के निम्नलिखित
सदस्य होते हैं। जिले की पंचायत समितियों के प्रधान उस जिले से निर्वाचित संसद सदस्य तथा विधानमंडल के सदस्य, जिले के प्रत्येक सहकारी समिति का एक प्रतिनिधि, महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रतिनिधि। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एवं जिले की नगर पालिकाओं के अध्यक्ष। जिला परिषद की संरचना निम्न आकृति द्वारा अधिक समझ सकते हैं। जिला परिषद क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है। जिला परिषद क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें होते हैं। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए जिला परिषद क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए जनसंख्या अनुपात में आरक्षित स्थान। जिला परिषद क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य। कार्यकाल, चूंकि जिला परिषद में अधिकतर सदस्य ऐसे होते हैं जो अन्य संगठनों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, इसलिए उनके सदस्यों का कार्यकाल सदस्यों के मूल कार्यकाल पर निर्भर करता है। संयोजित सदस्यों का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होता है, जबकि मध्य प्रदेश में इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य में से एक अध्यक्ष चुना जाता है। मध्य प्रदेश में जिला परिषद के अध्यक्ष को सभापति या चेयरमैन कहा जाता है। वह जिला परिषद के प्रस्तावों तथा आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कार्यों का प्रशासनिक परिवीक्षण करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कार्यों का प्रशासनिक परिवीक्षण करता है और मंडलायुक्त के पास मुख्य कार्यकारी अधिकारी के काम के संबंध में अपनी गोपनीय रिपोर्ट भेजता है। वह संकट काल में कार्यवाही कर सकता है। शर्त यह है कि वह जिला परिषद की अगली बैठक में अपने कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सदस्य का चुनाव पूरी अवधि के लिए होता है। सभी राज्यों में अध्यक्ष को अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा हटाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में व्यवस्था है कि जिला परिषद का अध्यक्ष ही स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करता है। अन्य राज्यों में प्रत्येक समिति को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। जिला परिषद का अध्यक्ष किसी स्थायी समिति का सदस्य होता है तो वह उसका पदेन अध्यक्ष हो जाता है। जिला परिषद के कार्य एवं शक्तियां। जिला परिषद के कार्य सभी राज्यों में अलग अलग होते हैं। महाराष्ट्र व गुजरात जैसे राज्यों में जिला परिषद को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकारी सत्ता प्रदान की गई है, विशेषकर आयोजन तथा विकास के क्षेत्र में, इसलिए उसे पंचायती राज व्यवस्था के सबसे शक्तिशाली स्तर के रूप में निर्मित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में जहां परिषद को कोई कार्यकारी कार्य नहीं करने पड़ते हैं, उसका कार्य केवल अपने से नीचे के निकायों के कार्य का परीक्षण करना तथा उन कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है। समानतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र व गुजरात में जिला परिषद की भूमिका जिला प्रशासन में अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जिला परिषद एक परिवीक्षणात्मक एवं समन्वयकारी निकाय है। केंद्रीय महत्व पंचायत समिति का। समानतः जिला परिषद के कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला, वह उन शक्तियों का प्रयोग करती है तथा उन कार्यों को करती है जो राज्य सरकार द्वारा उसे सुपुर्द किए जाते हैं। राज्य सरकार को जिले की पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच कार्य के बंटवारे के संबंध में सलाह देती है। वह जिले के स्थानीय निकायों के कार्यकलापों के संबंध में आंकड़े एकत्र करती है। वह जिलाधीश तथा मंडलायुक्त को जिले की पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में सूचना देती है। वह पंचायत समितियों के बजटों का परीक्षण एवं अनुमोदन करती है। वह पंचायत समिति को कुशलतापूर्वक कार्य करने के संबंध में निर्देश जारी करती है। वह पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समन्वित करती है। राज्य सरकार को जिले के विकासात्मक कार्यकलापों से संबंधित सभी मामलों में सलाह देती है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि को जिले की पंचायत समितियों में वितरित करती है। अब पंचायती राज के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है जन सहभागिता, पार्टिसिपेशन। नेतृत्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। फिर ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। नागरिक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सिटीजनशिप ट्रेनिंग। फिर स्वस्थ जनमत का निर्माण, मेकिंग हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। और प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक तो होती है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है। B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता के अनुसार यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र बिना विकेंद्रीकरण के सफल तो नहीं हो सकता। यह सत्ता का संसद से ग्राम पंचायत की ओर पलायन है। पंचायतें प्रजातांत्रिक परंपराओं को ठोस आधार प्रदान करती हैं। महात्मा गांधी ने पंचायती राज अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित राम राज्य की कल्पना की थी तथा यह व्यवस्था
राम राज्य का ही प्रतीक मानी जाती है। स्वस्थ जनमत का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। पंचायती राज का दूसरा प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज में विद्यमान सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु स्वस्थ जनमत का निर्माण करना है। ग्राम पंचायतें स्वस्थ जनमत का निर्माण करके सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से ही गठित की गई हैं। नागरिक प्रशिक्षण, तो पंचायती राज जनता को शासन में सहभागिता के लिए अनिवार्य नागरिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक होता है। ग्राम पंचायतें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा नैतिकता, अनुशासन, स्वशासन आदि की शिक्षा देती हैं। जन सहभागिता, सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों के समाधान तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु जन सहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की समस्याओं को ग्रामवासियों की सक्रिय सहभागिता से सुलझाना है। नेतृत्व का विकास, प्रजातंत्र में नेतृत्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पंचायतें ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व का विकास करने में सहायता देती हैं। ग्रामीण विकास, पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण विकास करना है। कृषि एवं उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार है तथा पंचायतें इन दोनों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात मध्य प्रदेश में पंचायती राज को व्यवस्थित व क्रमिक रूप देने के लिए वर्ष 1962 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में गठित समिति की अनुशंसा पर प्रथम बार मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 लागू किया गया। 64वें संविधान संशोधन 1989 से प्रेरणा लेते हुए पंचायत राज अधिनियम 1990 बनाया गया, परंतु 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप व्यवस्था देने के उद्देश्य से पूर्व की 129 धाराओं में से 51 धाराओं में परिवर्तन कर मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 परिवर्तनीय हुआ। 24 जनवरी 1994 को महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति के बाद 25 जनवरी 1994 से अधिनियम संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया, परंतु पंचायत राज को अधिक कारगर, पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में समय समय पर संशोधन होते रहे। ग्रामीण स्थानीय शासन की संरचना, इसमें ग्राम पंचायत है। तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 23,922। जनपद पंचायतें कितनी है? 313। जिला पंचायतें कितनी है? 55। 50% सीटें महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित है। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। प्रदेश में नवीन पंचायती राज अधिनियम 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया और 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति के साथ अधिनियमित किया गया। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। यह अधिनियम 25 जनवरी 1994 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हुआ। वर्ष 2008 में प्रदेश में 48 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें और 13,051 ग्राम पंचायतें गठित। इनके गठन के साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थानीय शासन की स्वायत्तशासी व निर्गमित इकाई के साथ साथ उनके क्षेत्र के लिए 29 विषयों के लिए सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने, उनका क्रियान्वयन करने के संपूर्ण अधिकार व शक्तियां ये पंचायतों को 20 अगस्त 1994 को दे दी गई। इस अधिनियम में संशोधन कर 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज की स्थापना की गई। इसके तहत प्रदेश में 52,727 ग्राम सभाएं अस्तित्व में आ गईं। राज्य शासन ने पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा सुनकर राज्यों के सकल कर एवं करेत्तर राजस्व का 2.91% देना स्वीकार किया। वर्ष 2001 में जिला पंचायतों को 1.29 करोड़ रुपए की राशि सौंपी गई। 10वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को सामान्य प्रयोग हेतु वर्ष 1996-97 से वर्ष 1999-2000 अर्थात 4 वर्ष की अवधि के लिए कुल राशि 348.69 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। प्रदेश में चल रहे पंचायती राज ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। यहाँ तीनों स्तर के निकायों को आवश्यकता अनुसार अधिकार सौंपे गए। मध्य प्रदेश में पंचायतों को सौंपे गए अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व अन्य किसी भी राज्य की तुलना में अधिक हैं। यहाँ न केवल सैद्धांतिक पंचायती राज अधिनियम का अनुकरण किया गया है, बल्कि उसे व्यवहारिक तथा प्रयोगाश्रित बनाने के लिए प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज के पश्चात ग्राम राज्य की अवधारणा का सूत्रपात इस कथन को सत्यापित करता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की विशेषताएं। तो प्रदेश में नवंबर 1993 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद गठित विधानसभा के द्वारा 30/12/1993 को मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया। 24 जनवरी 1994 को महामहिम
राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई और 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह अधिनियम पूरे राज्य में प्रभावशील हो गया। इस अधिनियम में कुछ संशोधन करते हुए 30 मई 1994 को अध्यादेश जारी किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की विशेषताएं इस प्रकार है। प्रत्येक गांव के लिए ग्राम सभा होगी। इस ग्राम सभा का सदस्य हर वह व्यक्ति होगा जिसका नाम इस गांव की मतदाता सूची में हो। अब देखो यहाँ पर ये सही आया। ग्राम सभा की 3 मास में कम से कम एक बैठक करना जरूरी है। ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, खंड के लिए जनपद पंचायत और जिले के लिए जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत की कार्य अवधि यानी कार्यकाल पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगा, जब तक कि इसे समय से पहले कानून विघटित या भंग न किया जाए। पंचायत में विघटित होने के 6 माह के भीतर शेष कार्यकाल के लिए अगले चुनाव कराया जाना जरूरी होगा। पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा 243 के तहत। फिर ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से एक पंच होगा जो एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक सरपंच तथा एक उप सरपंच होगा तथा जनपद एवं जिला पंचायत के स्तर पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिए पद होंगे। एक खंड या जनपद पंचायत के भीतर की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों का कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उसी अनुपात में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए ग्राम पंचायत के सरपंचों के पद आरक्षित किए गए हैं। जिस जनपद पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम है, यहाँ जनपद पंचायत के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंच के कुल पदों के 25% (1/4) स्थान अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। जनपद पंचायत के भीतर सरपंचों के कुल स्थानों की संख्या के कम से कम 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है तो उप सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के पंचों में से चुना जाएगा। ग्राम पंचायत के पंच व सरपंच, जनपद के सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा होगा। जनपद तथा जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य अपने अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो सदस्य तो सीधे मतदान के द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष ये वो सदस्य चुने जाएंगे। मान लो किसी जनपद पंचायत से या जिला पंचायत से 10 या 15 सदस्य चुने गए तो 15 सदस्य मिलकर अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है। पैसा लूट खसोट यहाँ पर होती है, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा देगा वही अध्यक्ष बनेगा। सबकी सीधी एक बात। प्रत्येक ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जनपद व जिला पंचायत में उपाध्यक्ष का पद होगा। यदि सरपंच या उप सरपंच लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा का सदस्य अथवा सहकारी समिति का सभापति या उप सभापति हो जाता है तो वह सरपंच अथवा उप सरपंच के पद पर नहीं रह सकेगा। जनपद और जिला पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा जो उस जनपद या जिला पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है। जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या आधे से कम है, वहां पर अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 25% स्थान आरक्षित किए जा सकेंगे। जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या और पूरे जिले पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के बीच है। इन जनपद अध्यक्ष के कुल पदों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत, जनपद तथा जिला पंचायत के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर इनकी पहली बैठक आयोजित की जाएगी। यह सम्मेलन विहित अधिकारी के आदेश द्वारा बुलाया जाएगा। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले कामों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। प्रत्येक पंचायत उसे दिए गए कार्यों को करेगी। पंचायतों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके साथ भवनों के निर्माण पर नियंत्रण एवं अनुमति, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को खत्म करने, मार्गों का नामांकन करने, भवनों पर क्रमांक डालने तथा बाजारों और मेलों का नियमन करने का अधिकार दिया गया। पंचायत के तीनों स्तरों पर पंचायत के काम में सहयोग करने के लिए ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के समूह के लिए ग्राम पंचायत सचिव तथा जनपद व जिले के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उन्हें वे कार्य करने होंगे जो नियम के अनुसार इन्हें सौंपे जाएंगे। फिर पंचायतों के स्वयं के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 77 के साथ पठित अनुसूची 1.2
1, 2 और 3 में है। पंचायत की कार्रवाइयों का निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। राज्य शासन समय समय पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंचायतों की जांच करा सकती है। पंचायत का प्रत्येक पंच सदस्य अधिकारी या सेवक पंचायत के किसी या उसकी संपत्ति की हानि, गलत ढंग से किए गए खर्चे, दुरुपयोग जो उन कारणों से हुए हैं के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। ग्राम पंचायत सरपंच अथवा उप सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर अपने पद पर नहीं रह जाएंगे। इसमें शर्त यह है कि यह 3/4 बहुमत तत्सम उस समय पंचायत गठन करने वाले पंचों सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पंचायत गठन के 2.5 वर्ष तक तथा अवधि समाप्त होने के अंतिम 6 वर्ष में नहीं लाया जा सकता है। यानी अगर एक बार चुन लिया गया तो 2.5 वर्ष तक रहेंगे, उसके बाद लाया जा सकता है। और यदि चुनाव होना है और उसके 6 महीने पहले आप अविश्वास प्रस्ताव चाहते हैं तो वो भी नहीं लाया जा सकता। पंचायत के नए चुने हुए सदस्यों का पहले सम्मेलन बैठक की तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया माना जाएगा। बहिर्गामी बाहर हो गए सरपंच जनपद अध्यक्ष के द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर तत्काल सौंप देगा। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत में से एक से अधिक पद पर चुना जाता है तो वह नीचे लिखे प्राथमिकता क्रम में किसी एक पद पर बना रह सकेगा, शेष पदों को उसे छोड़ना पड़ेगा। तो यदि जिला पंचायत सदस्य बन गया है तो जिला पंचायत सदस्य ही रहेगा। जनपद पंचायत सदस्य दूसरे क्रम में आता है, फिर ग्राम पंचायत का सदस्य तीसरे, ग्राम पंचायत का सरपंच तीसरे क्रम में और ग्राम पंचायत का पंच चौथे क्रम में। निर्वाचन से 15 दिन में कोई व्यक्ति जो एक से अधिक पद निर्वाचित हो जाता है एक पद पर बने रहने का अपना विकल्प देगा। यदि ऐसा विकल्प 15 दिन में नहीं देता है तो वह ऊपर लिखे क्रम में किसी एक पद पर ही पदाधिकारी रह सकेगा। तो अगर कोई व्यक्ति कोई निर्णय नहीं देता है तो अगर जिला पंचायत सदस्य है तो वो जिला पंचायत सदस्य ही रह जाएगा बस। चलिए आगे देखते हैं। तो पंचायती राज संस्थाएं एक परिदृश्य, तो ग्राम सभा मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार हर राजस्व और वन ग्राम के लिए अलग अलग ग्राम सभा का गठन किया गया है। ग्राम सभा को गांव के काम करने के लिए बहुत से अधिकार और काम सौंपे गए हैं। अधिकारों के साथ साथ ग्राम सभा की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 5 के अनुसार प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी। अब ग्राम सभा को कानूनी दर्जा मिल गया है। ग्राम सभा की अपनी सील होगी, ग्राम सभा का अपना उत्तराधिकारी होगा। ग्राम सभा अपने नाम से लोगों पर और संस्थाओं पर मुकदमा चला सकती है। ग्राम सभा के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है। ग्राम सभा अपने नाम से संपत्ति अर्जित कर सकती है। ग्राम सभा अपने नाम पर लोगों से और संस्थाओं से करार यानी अनुबंध कर सकती है। ऊपर बताए गए सभी काम ग्राम सभा अधिनियम और अधिनियम से जुड़े नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की कम से कम जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में एक बैठक जरूर होनी चाहिए। धारा 6(1) ग्राम सभा की अतिरिक्त बैठक ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10% या 50 सदस्य जो भी कम हो द्वारा लिख कर देने पर बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की हर एक बैठक की तारीख, समय, स्थान और ग्राम सभा में चर्चा के विषय एजेंडा की सूचना बैठक की तारीख से 7 दिन पहले दिए जाएंगे, प्रारूप के रूप में वो दिए जाएंगे। बैठक की सूचना गांव के मुख्य जगह चिपका कर और डोंडी बिठवा कर दी जाएगी। शुरू में इसके अलावा गांव के कुछ सक्रिय साथियों को लोगों के पास जाकर ग्राम सभा में आने के लिए समझाना भी पड़ेगा। ग्राम सभा में आने जाने वाले दस्तावेज ग्राम सभा का कोई भी सदस्य देख सकता है। ग्राम सभा की बैठक में आए लोग हाजिर रजिस्टर में दस्तखत करेंगे। ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई का ब्यौरा एक रजिस्टर में लिखा जाएगा। ग्राम सभा की बैठक लाने की जिम्मेवारी ग्राम सभा के सचिव की होगी, जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। अब है ग्राम सभा का सचिव। तो ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होगा। ग्राम सभा का सचिव अब ग्राम सभाओं के नियंत्रण में रहेगा। जब भी सचिव को लेकर कोई विवाद होगा तो पंचायत की सभी ग्राम सभाओं की बैठक में वह विवाद हल होगा। पंचायतों का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन धारा 12, 23 और 30 में दिया गया है। तो पंचायत के तीनों स्तर के निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करने की व्यवस्था विधेयक में अधोलिखित है। ग्राम पंचायत,
तो 1000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होंगे। 1000 से ऊपर की आबादी वाली ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं और सभी वार्डों की जनसंख्या सामान्यतः एक सी होगी। जनपद पंचायत, तो प्रत्येक 5000 की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, परंतु जहां खंड की जनसंख्या 50,000 से कम है वहां कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। सभी क्षेत्रों की जनसंख्या समानतः एक सी होगी। जिला पंचायत, तो प्रत्येक 50,000 जनसंख्या के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम होने पर कम से कम 10 क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्र 35 से अधिक नहीं होंगे। सभी क्षेत्रों की जनसंख्या समानतः एक सी होगी। कोरम, तो कोरम बारे में देखते हैं। तो ग्राम सभा के कुल मतदाताओं के 10% अर्थात 100 में से 10 लोगों का बैठक में होना जरूरी है। जो गांव बहुत बड़े हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 5000 से ज़्यादा हो, तो वहां 500 लोगों के उपस्थित होने से ही कोरम पूरा हो जाएगा। तो 10% या 500 लोग, जो भी अधिक हो। अध्यक्षता, तो जो भी कम हो बेसिकली। अध्यक्षता, तो ग्राम सभा की अध्यक्षता, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच करेंगे। सरपंच के ना होने पर उप सरपंच, सरपंच और उप सरपंच दोनों नहीं है तो उस गांव के कोई भी चुने हुए पंच जिसे ग्राम सभा अध्यक्षता के लिए कहे। चूंकि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच को करना है, इसलिए जिन पंचायतों में एक से अधिक ग्राम सभाएं हैं वहां ग्राम सभा की तारीखें ऐसे तय की जाती हैं कि एक ही दिन में 2 गांव की ग्राम सभा ना हो, जिससे सरपंच सभी ग्राम सभा की बैठकों में जा सके। ग्राम सभा का आयोजन, तो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित करना अनिवार्य है। इसके लिए शासन ने निम्नानुसार महत्वपूर्ण तिथियों 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर नियत किया है। ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है जो ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली के निरीक्षण के रूप में कार्य करती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुसाध्य बनाती है। नई पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना है। शासन चाहता है कि आप हर संभव प्रयास कर सुनिश्चित करें कि आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतें अपने अपने क्षेत्र की ग्राम सभाओं का व्यापक स्तर पर परिणामदायी आयोजन अनिवार्यता कर रही। ग्राम सभा की समितियां, तो पहले ग्राम सभा की 8 समितियां होती थी। पंचायत राज व ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 7 में संशोधन कर 8 के स्थान पर अब 2 समितियों का प्रावधान कर दिया गया। 2 समितियां कौन कौन सी हैं? एक ग्राम निर्माण समिति और दूसरा 2 ग्राम विकास समिति। तो अधिनियम की धारा 7 ख के अनुसार ग्राम निर्माण समिति ग्राम पंचायत की एक अभिकरण एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। यह समिति 5 लाख रुपए तक के सभी निर्माण काम करेगी। साथ ही ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के द्वारा सौंपे गए दूसरे काम भी करेगी। ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति में अध्यक्ष को छोड़कर कम से कम 2 सदस्य होंगे। इनके अध्यक्ष का चुनाव ग्राम के सदस्यों के द्वारा होगा। अध्यक्ष 2.5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। 2.5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दूसरी बार चुनाव के लिए अयोग्य न हो तो वह फिर से चुनाव लड़ सकेगा। ग्राम विकास समिति का गठन तथा उसके कार्य दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगा। ग्राम विकास समिति के सदस्य द्वारा विकास समिति में सदस्य होंगे। इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए प्रावधान बनाए गए हैं। ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति संयुक्त रूप से मिलकर गांव के विकास की एक पूरी योजना तैयार करके ग्राम सभा की मंजूरी के लिए पेश करेगी। अधिनियम की धारा 7 छ के अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम निर्माण समिति का सचिव होगा। ग्राम विकास समिति का सचिव भी ग्राम पंचायत का सचिव होगा। अब राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में देखते हैं। तो इस विधेयक में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक प्रदेश के लिए यह उपबंध जरूरी किया गया है कि वे एक राज्य चुनाव आयोग नियुक्त करे। इस आयुक्त की जिम्मेवारी क्या होगी? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासक करता था या प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता था। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त संस्था होगी। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की सूची देख लेते हैं। सबसे पहले NB लोहानी थे 1994 से 2000 तक, गोपाल शरण शुक्ल 2000 से 2006, आदित्य विजय सिंह 2006 से 2010, डॉक्टर अजीत रायजादा 2010 से 2013, R परशुराम 2013 से 2018, बसंत प्रताप सिंह 2019 से वर्तमान में ये हैं।
राज्य वित्त आयोग के बारे में देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 243 झा 243 आई के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का अवलोकन करेगा। स्थानीय शासन से संबंधित संस्थाओं को धन आवंटन से संबंधित राज्य सरकार को सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है और इसका प्रावधान 243 आई में दिया हुआ है। नेक्स्ट है पंचायतों का लेखा परीक्षण। तो संविधान के अनुच्छेद 243 अइया में पंचायतों के लेखा परीक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल बीस द्वारा पंचायतों के खातों की देखरेख व लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबंध कर सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 243 छा में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए राज्य का विधानमंडल बीस द्वारा उन्हें शक्ति एवं उत्तरदायित्व प्रदान करेगा। संविधान के अनुच्छेद 243 छा के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल बीस द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधियों में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे उनमें विनिर्दिष्ट किया जाए निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्याय संगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। पहला है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं जो उन्हें सौंपी जाएं, इसके अंतर्गत ये योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में उन्हें क्रियान्वित करना। तो 11वीं अनुसूची में शामिल कुछ विषय, तो पहला तो है कृषि, इसमें कृषि विस्तार शामिल है। दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार क्रियान्वयन, चकबंदी एवं भूमि संरक्षण। फिर लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक का विकास। फिर पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खादी ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं, तकनीक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा। फिर है पुस्तकालय, 29 विषय हैं इसमें, याद रखिए। पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार एवं मेले, स्वच्छ और स्वच्छता यानी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं औषधालय, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग एवं मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण। फिर है दुर्बल वर्गों का और विशिष्टता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। अब है पंचायतों में मध्य प्रदेश में पंचायत निर्वाचन। तो मध्य प्रदेश में मई जून 1994 में प्रथम बार पंचायत राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन संपन्न कराए गए। कब? मई जून 1994। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायतों का परिसीमन कराया गया। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के तत्कालीन 52 जिलों में राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप के निर्देशन में पंचायत चुनाव 2022 3 चरणों में 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को संपन्न हुए। यह निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपरांत 6वीं बार चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश की 52 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत एवं मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न कराए गए। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में कुल राजस्व एवं वन ग्राम मिलाते हुए 52,146 ग्राम सभाएं कार्यरत हैं, जिसमें अधिनियम के प्रावधान अनुसार वर्ष में 4 ग्राम सभाएं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में संपन्न हुई। मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पंचम सामान्य निर्वाचन जनवरी 2014 में संपादित हुए थे। तो लगभग 10 साल बाद फिर से 6वें चुनाव हुए, जबकि हर 5 साल में होने चाहिए थे। पंचायती राज की मुख्य समस्याएं क्या हैं उनको देखते हैं। पंचायती राज के उद्देश्यों की प्राप्ति में अनेक प्रकार की सामाजिक एवं प्रशासनिक समस्याएं सामने आती हैं। विभिन्न संविधान विशेषज्ञों ने निम्न प्रकार की सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं बताई। तो प्रशासनिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? विकास संबंधी गतिविधियों की आधारभूत इकाई क्या हो, खंड या जिला। फिर पंचायती राज के कार्यों में अधिकारी वर्ग का स्थान, दायित्व क्या हो।
विकास कार्यों में जिला अधिकारियों का स्थान और दायित्व क्या हो? पंचायती राज संस्थाओं तथा राज्यों के संबंध, राज्य सरकारों के संबंध कैसे हों? क्या पंचायती राज के कार्यों के मूल्यांकन के लिए कुछ विश्वसनीय कसौटियां हो सकती हैं? पंचायती राज के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारियों की नियुक्ति किस प्रकार हो? पंचायती राज संबंधी चुनावों में राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा हो? सामाजिक समस्याएं, जनता में साक्षरता का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव, निस्वार्थ नेतृत्व का अभाव, जनता का आलस एवं उनकी क्रियाहीनता, भारत का अलोकतांत्रिक सामाजिक एवं पारिवारिक ढांचा, जातीय, धार्मिक एवं साम्यवादी निष्ठाएं, ग्राम समुदाय में शक्तिशाली वर्गों का कमजोर वर्गों पर प्रभुत्व, जैसे कि अनुसूचित जातियों पर, महिलाओं का पुरुषों का महिलाओं पर इत्यादि। अन्य समस्याएं, तो इसके अंतर्गत पंचायती राज की मुख्य समस्याओं में जनप्रतिनिधियों में वांछित प्रशासनिक क्षमता का अभाव, नेतृत्व के गुणों का अभाव, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों में समन्वय की कमी, संघर्ष की स्थिति, वित्तीय संसाधनों का अभाव, राज्य सरकारों की इन संस्थाओं की प्रति उदासीनता की स्थिति तथा वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग जैसे तथ्यों को शामिल किया जा सकता है। ग्रामीण स्थानीय सुशासन के प्रोत्साहन हेतु मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं। विकास कार्यों में सर्वश्रेष्ठ आने वाली पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है। तो विकासात्मक गतिविधियों में प्राप्त की गई श्रेष्ठता के आधार पर ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देने की योजना वर्ष 1987 से प्रदेश में क्रियान्वित है। वर्ष 1996-97 में पंचायत पुरस्कार योजना को नया स्वरूप प्रदान किया गया। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। फिर निर्विरोध निर्वाचन पुरस्कार योजना, पंचायत राज संस्थानों के चतुर्थ समान निर्वाचन में जो ग्राम पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुई या जिन ग्राम पंचायत के सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए या संपूर्ण महिला पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुई, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, जिन्हें निम्नानुसार राशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर सरपंच निर्विरोध चुना जाता है तो 25,000 रुपए, सरपंच एवं पंच निर्विरोध चुने जाते हैं तो 1 लाख रुपए, सरपंच एवं पंच महिला निर्विरोध तो 2 लाख रुपए दिया जाता है। ग्राम स्वराज, मध्य प्रदेश देश का ऐसा प्रथम राज्य है जिसमें 73वें संविधान संशोधन लागू होने के साथ ही पंचायती राज अधिनियम को प्रभावित किया। 26 जनवरी 2001 से समस्त प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से पंचायत राज में व्याप्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है। पंचायती राज को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था सत्ता का वितरण साधारण ग्राम की सामान्य गलियों तक संभव हो पाएगा, परंतु पिछले अनुभवों से यह तथ्य सामने आया है कि इस तरह के समस्त अधिकार पंचायत संस्थानों के सदस्यों और पदाधिकारियों तक सीमित होकर रह गए हैं और ग्रामीण जन उन सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। अतः पंचायती राज के इस दोष को दूर करने के लिए ग्राम स्वराज व्यवस्था को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। कब? 26 जनवरी 2001 से। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि पंचायती राज मंत्रालय सरकार की एक छत्र योजना है। यह पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक अनूठी योजना है। उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य SDG की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं की अभिशासन क्षमता विकसित करना, राज्य में उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को हल करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं में वृद्धि करना, राजस्व के अपने स्रोतों को बढ़ाने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना, ग्राम सभा को पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए मजबूती प्रदान करना। संविधान और PESA अधिनियम यानी पेशा अधिनियम 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के अंतरण को बढ़ावा देना। फिर PRI के लिए क्षमता निर्माण और निकटतम समर्थन करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों का नेटवर्क विकसित करना, विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्था की क्षमता में वृद्धि के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ करना और उन्हें आधारभूत संरचना, सुविधाओं, मानव संसाधनों और परिणाम आधारित रिजल्ट ओरिएंटेड प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना। कार्यक्षेत्र, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान देश के सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों तक प्रसारित है।
इन दिशा निर्देशों के प्रयोजन के लिए जहां भी पंचायत का उल्लेख किया गया है, इसमें गैर भाग 9 क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्था शामिल है। ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश सत्ता के विकेंद्रीकरण में अन्य राज्यों की अपेक्षा अग्रणी रहा है। जिला सरकार और ग्राम स्वराज को स्थापित कर प्रदेश ने लोकतंत्र के वास्तविक दर्शन को प्रस्तुत किया है। देश की न्यायालयीन व्यवस्था एकीकृत होने के बावजूद ग्राम न्यायालयों की स्थापना निश्चित ही एक प्रशंसनीय पहल है। ग्राम न्यायालयों के गठन से एक और जहां अब मामूली विवादों को ग्राम स्तर पर ही निपटा लिया जाता है, वहीं न्यायालय के बढ़ते कार्य बोझ को भी कुछ राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ग्राम न्यायालयों के वृत्त और न्यायालयों के मुख्यालयों की सूचना जारी कर दी गई है। सूचित ग्राम न्यायालयों में जनपद पंचायतों द्वारा सर्वसम्मत से 7 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। 7 सदस्यों का। लगभग 10 ग्राम पंचायतों के समूह के वृत्त पर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। लगभग 10। मध्य प्रदेश में ई शासन। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के सभी ग्राम संपर्क नामक वेबसाइट www.mp.nic.in/ग्राम संपर्क द्वारा ई शासन के तहत लाए गए हैं। सरकार की एक नई वेबसाइट राज्य के सभी 51,000 गांवों में उपलब्ध संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं, सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों तथा जन शिकायतों का एक डाटाबेस तैयार करने के बाद विकसित की गई है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक गांव में पारदर्शी रूप से सुविधाओं से संबंधित सूचनाएं, कमियां और जन शिकायतों को सार्वजनिक कर दिया गया। ई पंचायत देश में पारदर्शिता पूर्ण त्वरित कार्य व्यवस्था लागू करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ई पंचायत व्यवस्था व्यवहार में लाई गई। इसमें सर्वप्रथम सभी पंचायत को ई पंचायत स्वरूप प्रदान किया गया, नेटवर्क से जोड़ा गया। उसमें जहां कार्य त्वरित गति से हो रहे हैं, वहीं कार्यों में पारदर्शिता के साथ डिजिटल इंडिया का स्वप्न आकार ले रहा है। ई पंचायत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मिशन मोड परियोजना में शामिल है। इसके अंतर्गत सूचना संचार प्रौद्योगिकी द्वारा आंतरिक प्रबंधन दक्षता, पारदर्शिता एवं नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। इसके लागू होने से पंचायत स्तर पर सभी कार्य ऑनलाइन संपन्न होना संभव है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से पंचायतों को जल्दी निर्णय लेने तथा कार्य करने में सहयोग प्राप्त होगा एवं कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ गति आएगी और त्वरित परिणाम प्राप्त होंगे। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, साथ ही कार्य की गुणवत्ता की कई गुना बढ़ेगी, जिससे विकास के लक्ष्य पूरे होंगे। ई पंचायत के क्षेत्र तो प्रिया सॉफ्ट, प्लान प्लस, नेशनल पंचायत पोर्टल, स्थानीय सरकारी निर्देशिका, एक्शन सॉफ्ट, राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका, एरिया प्रोफाइलर, सर्विस प्लस, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल, सामाजिक लेखा परीक्षा। अब पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद तो आर्टिकल 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। 243(1) में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243(b) में पंचायतों का संविधान के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243(c) में उनके गठन स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। डी में सीटों के आरक्षण की बात की गई है। 243(e) में पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई है। एफ में 243(f) में सदस्यों से अयोग्यता के बारे में बात की गई है। फिर 243(g) में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। 243(h) में पंचायतों की करारोपण की शक्ति के बारे में बताया गया है। 243(i) में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन के बारे में बात की गई है। 243(j) में पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण या लेखा परीक्षण की बात की गई है। 243(k) में पंचायतों के चुनाव के बारे में बात की गई है। 243(l) में संघीय क्षेत्रों पर लागू होने के बारे में बात की गई है। 243(m) में कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होने के बारे में बात की गई है। 243(n) में पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना और 243(o) में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात की गई। अब है नगरीय या शहरी स्थानीय स्वशासन। भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्राचीन काल से ही उपस्थित थी। वैदिक एवं वेदोत्तर साहित्य में नगरों की शासन व्यवस्था से संबंधित कम जानकारी प्राप्त होती है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से विद्वानों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि प्राचीन नगरों में सुव्यवस्थित नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। नगरीय स्थानीय शासन की श्रेष्ठ संगठित प्रणाली का वर्णन रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों, उपनिषदों और कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी दिखाई देता है। कौटिल्य ने विभिन्न नगरीय समस्याओं के समाधान से संबंधित नगर प्रशासन की एक नियमित योजना तैयार की थी।
उनकी योजना के नगर महापौर को नागरिक कहा जाता था, जो नगर के दैनिक प्रशासन से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपादित करता था। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य में नगर संस्कृति की अपनी विशेषता थी, जैसा कि पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला के प्रसिद्ध नगरों से प्रमाणित होता है। परमार वंश के विभिन्न शासकों ने भी सुव्यवस्थित विभिन्न नगरों की स्थापना की थी। इन सभी की स्थापना में नगरीय स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। मुगल काल एवं ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था में भी विभिन्न नगरों का विकास हुआ। ब्रिटिश काल में ग्रामीण स्थानीय शासन की इकाइयों की अपेक्षा नगरीय शासन की संस्थाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। इस काल में स्थानीय शासन की व्यवस्था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति, केंद्र और प्रांतीय व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास, चेन्नई में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, जिसे स्वायत्त शासन का शुभारंभ माना जाता है। इसके पश्चात 1726 में कोलकाता एवं मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में स्थानीय शासन का संगठित एवं स्पष्ट विकास लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में स्वायत्त शासन के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण कदम 1907 में शाही विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना है। इस आयोग ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित कई सुझाव दिए थे। इसके उपरांत भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभिन्न प्रकार की अनुशंसाएं की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करने के लिए संसद द्वारा समय समय पर विभिन्न विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधेयक वर्ष 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में लाया गया और वर्ष 1993 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया एक्ट था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 या 6 तक नगर पालिकाओं से संबंधित बंद किए गए हैं। भारत की जनगणना में शहरी क्षेत्र को प्रभावित करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे क्षेत्रों को निम्नलिखित आधार पर शहरी क्षेत्र माना जाएगा, जैसे कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। इस क्षेत्र के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पैसे से संबंधित हों। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के सभी प्रावधान अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषय का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव, आयुक्त, राज्य वित्त आयोग 74वें संविधान संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिका पर भी लागू। शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय संविधान की 12वीं सूची में शामिल है। 18 विषय कौन कौन से हैं? पहला है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल, घरेलू वाणिज्य और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों जिसके अंतर्गत दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं के हितों की रक्षा, झुग्गी बस्ती सुधार एवं प्रोन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेलों के मैदान आदि की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि, शवगाड़ना एवं कब्रिस्तान, शवदाह एवं शमशान तथा विद्युत शवग्राह, गंजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का विवरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, सार्वजनिक मुख्य सुविधाएं जिसके अंतर्गत सड़कों पर पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं, वधशालाओं, स्लॉटरिंग हाउस और चर्म शोधन शालाओं का रेगुलेशन। तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय शासन का इतिहास। प्राचीन काल में से नगर भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहे हैं और इन नगरों की शासन व्यवस्था भी प्रारंभिक काल से ही चर्चित रही है। वर्तमान समय में नगरीय शासन का कार्य कठिन हो गया है। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि,
नगरीय समस्याओं में वृद्धि और कार्यों में वृद्धि के कारण नगरीय प्रशासन चुनौतीपूर्ण हो गया। ब्रिटिश शासनकाल से ही प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के लिए प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश में इसके विकास हेतु क्रमशः वर्ष 1934, 1939, 1941, 1945 व 1947 में अधिनियम पारित किए गए थे। नगर पालिका निगम संशोधन अधिनियम 1994 से पूर्व मध्य प्रदेश में नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 लागू था, जिसमें लगभग 442 धाराएं थी, परंतु 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के उपरांत मध्य प्रदेश राज्य में नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए वर्ष 1994 में एक नया अधिनियम पारित किया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन अधिनियम 1994 के प्रमुख प्रावधान। तो महापौर पद के लिए कोई महिला जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से हो आरक्षित स्थान पर लाभ उठा सकती है। इस संशोधन के द्वारा महापौर के पद को शक्तिशाली बनाए जाने का प्रयास किया गया। इस संशोधन अधिनियम के पश्चात लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य किसी अर्हता रखने वाले व्यक्ति को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए नामांकित कर सकते हैं। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीत से किया जाने का प्रावधान किया गया। इससे पूर्व यह व्यवस्था थी कि परिषद सदस्यों द्वारा चुने हुए पार्षदों से ही महापौर का निर्वाचन किया जाता था। निर्वाचन नामावली तैयार करने तथा निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। नगर निगम एवं नगर पालिकाओं के महापौर एवं अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाए जाने के संबंधी प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया तथा रिकॉल के नाम से जाने वाली नई व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाने के बाद महापौर या अध्यक्ष को पद पर बने रहने देने या नहीं रहने देने का अधिकार अब मतदाताओं को सौंपा गया है। इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम के माध्यम से स्थानीय शासन को सुदृढ़ता प्रदान की गई है ताकि स्थानीय स्तर पर जनता को सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता व सुविधाएं अधिक से अधिक मिल सके। मध्य प्रदेश नगरीय शासन का विकास क्रम। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया गया, जिसके पश्चात नगर निगमों का गठन किया गया। नगर निगमों के कार्यों में दृढ़ता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जुलाई 1957 में एक समिति का गठन किया गया, जिसने सितंबर 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के उपरांत मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित हुआ। 74वां नियम के पास होने के पश्चात राज्य में 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक पारित किया गया। इस संविधान संशोधन के बाद राज्य में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा नवंबर दिसंबर 1994 में इन निकायों का चुनाव संपन्न कराए गए। वर्तमान समय में राज्य में उसी संशोधन अधिनियम के अनुरूप निम्नलिखित से त्रिस्तरीय निकाय की व्यवस्था है। तो नगर स्थानीय शासन की संरचना, तो पहला है नगर निगम, ये 72 नगरीय क्षेत्रों के लिए है और ये टोटल 17 है। फिर है नगर पालिका परिषद, लघुत्तर, यह लघु स्तरीय क्षेत्रों के लिए है, इनकी संख्या 98 है। और नगर पंचायत संक्रमणशील नगरों के लिए हैं, इनकी संख्या 294 है। नगर निगम, तो मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान समय में 16 नगर निगम क्रियाशील हैं। इसके प्रमुख को महापौर कहा जाता है। इस निकाय के अंतर्गत पहले उप महापौर का पद होता था, परंतु 1999 में अध्यादेश जारी कर इस पद को समाप्त कर दिया गया। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा महापौर का चुनाव करते हैं। 17वीं नगर निगम के रूप में भिंड नगर निगम के गठन का नगरीय प्रशासन व आवास विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो अब 17 हो गए हैं। भिंड 17वीं नगर निगम होगी। तो नगर पालिकाएं कौन कौन सी हैं? ग्वालियर, मुरैना, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा। और नोटिफिकेशन भिंड का भी जारी कर दिया गया। नगर पालिका परिषद, तो ये परिषदें उन नगरीय क्षेत्रों में गठित की गई हैं जिनकी संख्या 20,000 से अधिक है। वर्तमान समय में इन परिषदों की संख्या 98 है। इनके पार्षद, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में सरकारी नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें महिलाओं के लिए 50% स्थानों का आरक्षण है। इसके अंतर्गत पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष एवं पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है नगर पालिका परिषद में। और फिर नगर पंचायतों में क्या होता है? यह नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था है। यह संस्था उन क्षेत्रों के लिए जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में झुकाव ज्यादा है।
राज्य में ऐसे सभी क्षेत्रों में यह संस्था गठित की गई है जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 5,000 से 20,000 के मध्य है। वर्तमान समय में राज्य में ऐसी संस्थाओं की संख्या 294 है। इनके पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है। चुने गए ये पार्षद ही अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इनके पार्षद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए आरक्षण की अलग अलग व्यवस्था की गई है। नगर प्रशासन को सुव्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्य शासन द्वारा नगर निगम हेतु आयुक्त और नगर पालिका परिषद हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एक सरकारी पद है, जबकि आयुक्त एक गैर सरकारी पद है, जिसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। यह अपने निगम का प्रमुख कार्यपालन अधिकारी होता है तथा इसके सभी कर्मचारी व अधिकारी इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। निगम के सभी प्रमुख कार्य स्थायी समिति के द्वारा आयुक्त की सहमति के माध्यम से किया जाता है। नगर निगम में 7 परामर्शदायी समितियां होती हैं, जिनमें प्रत्येक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 पार्षद होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का पहला ग्राम न्यायालय 12 दिसंबर 2001 को नीमच जिले के जावद जनपद के झांतला ग्राम पंचायत में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम को निश्चित कर दिया गया। नगर प्रशासन से संबंधित विशेष तथ्य। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1864 में जबलपुर में की गई थी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर नगर निगम की स्थापना 1887 में की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली किन्नर महापौर कटनी नगर निगम में कमला जान 1999-2000 में निर्वाचित की गई। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम है, जबकि एक नगर निगम प्रस्तावित। अभी वर्तमान में 17 नगर निगम है और एक नगर निगम प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में जिला सरकार का स्वरूप। तो राज्य सरकार मुखिया होता है, राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, मंत्रालय का मुखिया मंत्री होता है और मंत्रियों के लिए जो काम करते हैं मुख्य सचिव। जिला सरकार में प्रभारी मंत्री होते हैं। जिला योजना समिति प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, कार्यकारी प्रमुख, नागरिक निकायों के निर्वाचन व मनोनीत सदस्य तथा इसमें विशेषज्ञ लोग होते हैं। फिर यहाँ पर जिला विकास योजना का अंतिम रूप जिला पंचायतों के लिए निर्धारित किया जाता है। फिर जिलों में विकास की योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। जनपद विकास योजना का अंतिम रूप जनपद पंचायतों के माध्यम से दिया जाता है और विकास योजनाएं बनाना और क्रियान्वयन की निगरानी करना। ग्राम विकास योजना का अंतिम रूप ग्राम पंचायतें करती हैं और ग्राम सभाओं में विकास की योजनाएं बनाना इसका उद्देश्य। नगर पालिका से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो 243 इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। 243 में नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। 243 में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बात की गई है। 243 में वार्ड समितियां इत्यादि का गठन एवं संरचना के बारे में बात की गई है। 243 में सीटों के आरक्षण की बात की गई है। 243 में नगर पालिकाओं के कार्यकाल की बात की गई है। 243 में सदस्यता से अयोग्यता की बात की गई है। 243 में नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार एवं दायित्व के बारे में बात की गई है। 243 में नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्ति एवं निधि इत्यादि की बात की गई। 243 में वित्त आयोग की बात की गई है। 243 में नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षण की बात की गई है। 243 में नगर पालिकाओं के चुनाव की बात की गई है। 243 में संघ शासित प्रदेशों में लागू होने के संदर्भ में बातें की गई हैं। 243 में कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होने के बारे में बात की गई। 243 में जिला आयोजना के लिए समिति की बात की गई है। 243 में महानगरीय आयोजना के लिए समिति की बात की गई है। 243 में नगर पालिकाएं तथा विद्यमान कानूनों को जारी रखना के संदर्भ में बात की गई है। 243 में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात की गई। अब है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं। महिलाएं राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में अपनी सक्रिय भूमिकाएं निभाएंगी, तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इस दिशा में ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इसमें न केवल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण विकास का दायित्व ग्रामीण जनता को सौंपा गया, बल्कि इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित की गई। इन्हीं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण मात्र राजनीतिक नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए नहीं, वरन उनके विकास संबंधी
उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए भी है। महिलाएं मतदाता के रूप में, राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में, महिला मंडल के सदस्य के रूप में तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका एवं प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, जिसके कारण महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। अतः कहा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए आरक्षण सही अर्थ में सफल रहा। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान को परिवर्तित किया गया है। इसका नोडल संचालनालय पंचायती राज को बनाया गया है। इस संस्थान का विधिवत पंजीयन मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी 1972 के अंतर्गत दिनांक 28 अक्टूबर 1990 को कराया गया था। इसकी विधिवत औपचारिक स्थापना 14 नवंबर 1980 को नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी द्वारा की गई थी। संस्थान का उद्देश्य क्या है? इस संस्थान का मूल उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में रहने वाले उदयीमान प्रतिभाशाली युवा वर्ग तथा ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं में कार्यरत जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास की नवीन धारणा से परिचित कराना तथा सफलता हेतु उत्प्रेरित कर उन्हें सक्रिय, जानकार, सक्षम बनाना। इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से सघन प्रयास किए जा रहे हैं। संस्था पंचायत राज की प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। इस संस्थान में पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच एवं सचिव तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत निरीक्षक, समन्वयक, ग्रामीण आजीविका एनआरजी बीआरजीएफ के अतिरिक्त स्व सहायता समूहों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का प्रशिक्षण देने में भी सक्षम हो गया है। इस संस्थान का कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य है। यह संस्थान ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों के ज्ञान व कौशल में वृद्धि व मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने लगा है, जिससे वे विकास के नवीन ज्ञान व तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकारात्मक सोच के साथ गुणात्मक विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। संस्थान की स्थापना के समय 3 प्रमुख उद्देश्य उल्लेखित किए गए थे: युवाओं का मार्गदर्शन करना तथा उन्हें जानकारी प्रदान करना, सामाजिक समस्याओं तथा ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए उनमें नेतृत्व का विकास करना तथा उनके लिए क्षमता बनाना, सामाजिक जागरूकता तथा अनुशासित नागरिकता के विकास में सहायता करना। संस्थान की प्रथम बैठक में कुछ स्पष्ट मार्गदर्शक बिंदु दिए गए, जिनमें उद्देश्यों में विस्तार लाया गया। यह सोच बनी कि हम कम पढ़े लिखे ग्रामीण युवकों हेतु 4 से 6 सप्ताह के सघन प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करें, जिसमें विकास और सामाजिक समस्याओं के कुछ मुद्दे शामिल हों जिनका समाधान संभव हो सके। ग्रामीण विकास विभाग एवं विकास से संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, विकास खंड अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन हो। ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास की योजनाओं से अवगत कराना एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोगी बनाना। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, तो ये जबलपुर में वर्ष 1984 में आदिवासी एवं सामुदायिक विकास में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाने के उद्देश्य से देश के प्रमुख प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को वर्ष 1996 में स्वायत्त शासित संस्थान बनाया गया था। महात्मा गांधी के 125वें जन्म दिवस पर इस संस्थान का नाम महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कर दिया गया। 1964 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई। अब चलते चलते कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित में से कौन आयुक्त नहीं रहे? तो कौन आयुक्त नहीं रहे? इसमें दोस्तों श्री अवनी वैश्य आयुक्त नहीं रहे। इसमें श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आर परशुराम और डॉक्टर अजित रायजादा सदस्य रहे या आयुक्त रहे। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये हमने बताया था आपको 243 के तहत करता है। फिर पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है। पंचायती राज विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। फिर संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की निम्नलिखित क्रांतिकारी विशेषताओं के संबंध में विचार कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज संस्थानों के अनिवार्य निर्वाचन, पृथक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य सरकार द्वारा कार्यों का अंतरण। तो इसमें डी होगा।
फिर है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, सॉरी, हाँ, बलवंत राय ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, त्रिस्तरीय। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।